हेलो एवरीवन। ये हमारा ऐसे राइटिंग पर लेक्चर थर्ड है। लेकिन अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन लेक्चर को देखिए, क्योंकि तभी आप इसका जो बेनिफिट है वो उठा पाओगे लेक्चर थर्ड का। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसे आया यूपीएससी में, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणाली भी होती है। कि आप जो से सोच रहे हो कि वो बेहतर है, लेकिन क्या पता कि उससे भी कोई और बेहतर कार्य प्रणाली हो। तो उसको हम, आप क्या सोच रहे हो इस स्टेटमेंट को, तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, फिर सोचें, उसके बाद इस वीडियो को फिर से ऑन करके फिर सुने। जैसे अब हम आपको पहले मैं समझाऊंगी, फिर हम बाद में पूरा पूरा ऐसे देखेंगे। जैसे कहाँ हम पहले पहिए का जब आविष्कार हुआ था तो हमें वही सबसे बेहतर लग रहा होगा, लेकिन आज हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, 5G है ना, हाइपरलूम जैसी चीजें सामने आ रही हैं। इसी तरह से हमें सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था है वो बहुत ही उचित थी उस समय को लेकर। लेकिन अगर आज हम वर्तमान में देखें तो आज जितनी भी चीजें बन रही है, सीसीटीवी कैमरा, अत्याधुनिक तकनीकें, तो उनकी भी आज रिक्वायरमेंट है। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो निश्चित ही बेहतर थी, लेकिन उससे भी बेहतर और भी कार्य प्रणालियां होती हैं। जैसे एंशियंट टाइम में अंधविश्वास, बाल विवाह, मॉडर्न टाइम में देखो तो ये सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में प्रचलित थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, है ना। इसी तरह से अशोक का जो युद्ध विजय है उसे पहले सर्वोत्तम माना जाता था, परंतु इतनी ज्यादा मानव का जो हास हुआ, उतना जो विनाश हुआ उस युद्ध के बाद, उसके बाद से अशोक का जो धम्म विजय है उसे ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये सब हमें इस तरह से ऐसे में लिख कर आना है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझाया जा रहा है कि किस किस तरह से चीजें लिखनी होती है। जैसे पुराने टाइम में कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान यही सर्वोत्तम जीवन है, लेकिन आज रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ गरिमामय जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, एजुकेशन, स्किल, इसकी भी आवश्यकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आज हम प्रशासन आपके द्वार, न्याय आपके घर, इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से भी बेहतर कार्यप्रणाली होती है। पहले जहां योजना आयोग था जो वन साइज फिट ऑल की विचारों पर चलता था, लेकिन नीति आयोग ने क्षेत्र विशेष पर ध्यान दिया है। तो क्या पता आने वाले टाइम में इन सबसे भी बेटर कोई चीजें आए। यही इस ऐसे का सार है, समरी है। उसी तरह से अब देखो, मैंने आपको बताया था पेस्टल हाइड, है ना, PESTELHIDE, जब आपको फर्स्ट लेक्चर था कि हमें डिफरेंट एंगल से सोचना है। तो कैसे सोचेंगे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, है ना, इसी तरीके से हमें सोचना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे इकोनॉमी, आर्थिक समृद्धि की बात पहले होती थी, लेकिन अब समावेशी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुमुखी विकास, इस ओर हम बढ़ रहे हैं। कहा पहले पारंपरिक ऊर्जा, वहीं अब नवीकरणीय ऊर्जा, पंचामृत, मिशन लाइफ जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। एग्रीकल्चर के लेवल पे देखो तो ग्रीन रिवोल्यूशन, लेकिन आज किसकी आवश्यकता है, ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0। 2.0 में क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीजें। IR, इंटरनेशनल रिलेशन में, जहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 था पहले, लेकिन आज नीड किसकी है कि इसका P5, जिसमें चाइना, USA ये सब शामिल है। तो आज क्या हो कि इसका विस्तार होना अपरिहार्य हो गया है। दक्षिण एशियाई देश, भारत, इनके साथ और भी देशों को P5 की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कार्यप्रणाली सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से भी बेहतर कार्यप्रणाली होती है, ताकि जो समस्या का समाधान है, बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंट वैश्विक लेवल पर भी हो। क्योंकि ये 5 देश, जैसे हम सेंट्रल लेवल पर अगर कोई नीति बनाते हैं तो वन साइज फिट ऑल पूरे उसको देश पे लागू कर लेते हैं। इसी तरह से अगर ये 5 देश मिलकर पूरी जो वर्ल्ड की है और भी जो कंट्री है उनके लिए सारे डिसीजन लेने लगे, तो क्या बेटर चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी, नहीं ना। इसी तरह से सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से हम देखें तो सुरक्षा दृष्टि से आज महिलाओं की भागीदारी भी, आज महिला भी पुलिस, सेना, आर्मी, इन सब में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आयुष की चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद, योगा, इन जैसी चीजों को भी अपनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से इस ऐसे में ये सारे एग्जाम्पल हमें लिखकर आने हैं, इतने डिफरेंट एंगल से। अब सुनो, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। अब जहाज सुनकर
आपके मन में क्या आ रहा है? जहाज कौन? व्यक्ति, समाज, देश। अब व्यक्ति में, अब फिर सोचो व्यक्ति में कौन? तो देखो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल इसलिए बोल रही थी कि बार बार हम इन चीजों का यूज करेंगे। पहले भी आपने, ऐसा नहीं है कि ये चेहरे आपके सामने नहीं हो, पहले भी हमने इनके बारे में सब कुछ पढ़ा है, सीखा है, जाना है, जो पहले भी 2 लेक्चर आपके सामने आए हैं, है ना? तो इन सब के बारे में, जैसे ताली ताली मूवी, तो इनकी जो कहानी है, इनकी जो संघर्ष की कहानी है, अगर ये नहीं रुकी रहती तो क्या आज वो जिस ट्रांसजेंडर को जो रिकॉग्निशन निकालने में उनका जो योगदान रहा है वो सुनिश्चित हो पाता? इसी तरह से एक और ट्रांसजेंडर जिन्होंने स्टेट पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया, भगत सिंह, क्या अगर वो आगे नहीं बढ़ते, वो रुके रहते, तो क्या हमारे जो देश आज आजाद हुआ है वो हो पाता? हाँ ठीक है, लेकिन सबकी भूमिका थी ना होने में, अकेले के उनसे तो नहीं हुआ, लेकिन थी ना। इसी तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमने इन एग्जाम्पल्स को अपने ऐसे में किस तरह से यूज में लिया है। ये व्यक्तियों के लेवल पर बात हो गई। अब जब समाज के लेवल पर बात आई तो हम समाज के बारे में भी लिखेंगे कि समाज की क्या भूमिका होती है, देश की क्या भूमिका होती है। और इसी ऐसे का फिर एक दूसरा आयाम है जिसको भूलना मत आप, जैसे जहाज बंदरगाह पर क्यों आता है, क्यों रुकता है? तो समस्याओं के समाधान के लिए, संसाधन जुटाने के लिए गांधी जी की संघर्ष तैयारी, संघर्ष की रणनीति थी ना। तो वही कि जब जैसे एलन मस्क को उनकी संदेह किया गया, जब उन्होंने ई व्हीकल जैसे बैटरी वगैरह का विचार विश्व स्तर पर सामने रखा, तो उन्हें जो उन पर संदेह व्यक्त किया गया, लेकिन वो उनको उन्होंने इग्नोर किया और वो अपने इस नवाचार और सुधार में लगे रहे, और आज ये देश के अमीर व्यक्तियों में से इनको एक हैं और इनको सब जानते हैं। आज हर कोई कंट्री चाहती है कि हमारे आए, हमारे यहाँ सेटअप स्टेब्लिश करे, सब कुछ हो। इसी तरह से अशोक खेमका, उन्होंने भी अपने जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनको महत्व दिया। तो अगर इन सबके सामने अब चैलेंजेस आए थे ना, इनके सामने भी चैलेंजेस आए, इनके सामने भी महात्मा स्वामी, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, दक्कन एयरलाइंस के जो ये थे, इनके सामने भी, और मुरलीकांत पेटकर, तो इतने सारे एग्जाम्पल है, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला। तो अब जब इतने सारे चैलेंजेस आते हैं तो हमें थोड़ी देर रुकना भी होता है, सोचना भी होता है कि अब क्या किया जाए। तो इसलिए वो जहाज उस समय के लिए बंदरगाह पर रुकता है। तो ऐसे की पूरी बात को, फिलोसफिकल ऐसे में यही होता है कि अगर आप एक भी चीज को छोड़ रहे हैं तो वहीं वो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, वो इस रेंज में आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये सब बताकर आ गए और आपने दूसरे पे बात ही नहीं करी कि वो क्यों रुकता है बंदरगाह पर आके, तो वो भी बताना है। उसी तरह से महिलाओं को आप घर में बांध कर नहीं रख सकते, वो घर में रहने के लिए नहीं बनी है। जहाज के रूप में आप एक महिलाओं को भी देख सकते हैं। अगर उनको भी, अगर वो भी हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की उसमें भाग लेती हैं, तो हमारे जो देश की जीडीपी है उसमें 27% की वृद्धि होती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप जहाज वर्ड से क्या समझ रहे हो, कितने तरह से सोच पा रहे हो या नहीं। इसी तरह से समाज रूपी जहाज, विभिन्न हितधारकों की भूमिका होती है उसमें, सरकार की, मीडिया की, आमजन की। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें उन्होंने तो किया जो किया, लेकिन इसमें अब हमारी भी भूमिका है, मीडिया की भी भूमिका है, सरकार की भी भूमिका है कि क्या किए जाने की जरूरत है और क्या दिखाने की जरूरत है, वास्तविक सॉल्यूशन क्या है उस समस्या का, उस पर बात करने की जरूरत है। वरना ये जो निर्भया हुआ और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बार बार होती रहेंगी। व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करें। एग्जाम्पल, समलैंगिक विवाह का मुद्दा, अल्पसंख्यक वंचित वर्ग के उत्थान का मुद्दा। तो इस तरीके से उसको मैंने, ये सारे मुद्दों को, समाज की भूमिका, मीडिया, ये सब, सरकार, ये सारी मैंने अपनी जो पहले वाली वीडियोस में एक्सप्लेन अच्छे से किया है, आप समझ गए होंगे, वहां से आप उसको देखें पहले। देश, भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं कि जिससे संपूर्ण देश ही हमारा क्या है, परिवार। तो ऐसे व्यक्तिगत लेवल पे, समाज के लेवल पर, देश के लेवल पर, इस तरह से सोचना है आपको। नेक्स्ट ऐसे देखते हैं, छप्पर मरम्मत करने का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। अब आप अगर पूरा टाइम यही लिख कर आ गए कि हाँ, कि जब धूप खिली हो, जैसे मान लो कोविड-19 आया,
तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी जो वास्तविक स्थिति उसको पता लग गया कि नहीं है हमारा ठीक, उसमें और निवेश की आवश्यकता है। तो भविष्य में अब ऐसी कोई महामारी ना आ जाए, तो कोविड-19 चला गया तो उसके लिए हमें ये सही समय और धूप खिली हुई हो, तो ये सही समय हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। इसी तरह से फ्लड वगैरह ये सब बारिश के टाइम पे ये सारी चीजें होती है, लेकिन जब ये मौसम नहीं होता है अगस्त जुलाई सितंबर इन सब का, तो वो जो और मंथ बचते हैं तो वो धूप खिली हुई है वो मंथ, उनमें हम तैयारी करें ताकि इन घटनाओं से आने वाले टाइम में बेटर मैनेजमेंट करें, शहरी नियोजन अच्छे से करें। ठीक है, इसको सब कुछ कोई लिखकर आ गया, सबने इस डायरेक्शन में लिख दिया। अब आपको ये बताना है कि हमेशा ही नहीं होता है ये सब, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जब धूप खिली हुई हो तो ही आप इसको काम करेंगे उस दिशा में। कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना होता है। हमारी जर्नी भी, बहुत सारे लोगों की जर्नी ऐसी है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। बताओ आप, अगर महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, सरदार पटेल ये सब नहीं करते उन विपरीत परिस्थितियों में, तो क्या आज भारत आजाद हो पाता? तो अगर आपने इस डायमेंशन से नहीं सोचा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लिख कर आ गए कि जब धूप खिली हुई हो तो ही हमें कुछ करना है, आप दिखाए जा रहे हो कि हाँ अब धूप खिली हुई है अब हमें करना है, तो हर समय इंतजार नहीं करना होता हमें। तो उस दूसरे पक्ष को भी आपको ध्यान में रखना है। यही हो जाता है बस, जिन्हें 70-80 आते हैं और जो 140 स्कोर करते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे डायमेंशन से, दूसरे एंगल से सोचा ही नहीं। स्टार्ट देखो पंक्तियों से भी कर सकते हो कबीर जी की, जैसे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। फिर इन पंक्तियों को आप एक्सप्लेन करके इस ऐसे की शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद छप्पर मरम्मत करने से आपने क्या समझा उनको भी एक्सप्लेन करना, कि आप भी दूसरा आयाम है उसके बारे में सोच रहे हो। अब जैसे किस किस तरह से लिखेंगे हम, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 1962 में युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच में, तो भारत हार गया, चीन जीत गया। लर्निंग क्या ली हमने उससे, हमने सीख कर, जब 1965 और 97 में पाकिस्तान के साथ वॉर होता है तो उसमें कौन जीतता है? इंडिया। तो हमने अपनी उन कमियों को पहचाना कि हाँ, जो हमें सेना के लेवल पर निवेश करने की आवश्यकता है वहां पर भी, क्योंकि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। वरना जैसे तिब्बत था, तिब्बत ने अपनी कमियों को स्वीकार तो किया लेकिन एक्शन नहीं लिए, जिसका परिणाम आप सब जानते ही हो। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया की रैंक सबसे नीचे है, बहुत कम है, मतलब कारण क्या है? महिलाओं के लिए अवसरों की कमी। ये सब इसी एसएमए में लिख के आना है। आईपीसीसी 6th रिपोर्ट, सबको पता है इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल होने वाला है, आने वाले टाइम में कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो अभी भी समय है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। ऐसी कोविड-19 महामारी अभी आपको मैंने समझाया। फूड क्राइसिस ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहती है और हम क्या चाहते हैं, वो रिपोर्ट मैंने आपको करंट अफेयर्स में करवाई था। लेकिन और हम 2030 तक, फिर जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है खाद्य संकट को लेकर, तो क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे? जीरो पुवर्टी, नो हंगर। ऐसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर वक्त रहते हमने इस पर काम नहीं किया तो क्या होगा? अभी धूप खिली हुई है, काम कर लो, स्किल दे दो, कौशल विकास कार्यक्रम को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, नहीं तो क्या होगा? यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड किसमें चेंज हो जाएगा? डेमोग्राफिक डिजास्टर में। इसी तरह से ग्लोबल हैप्पीनेस में हमारी इंडिया की रैंकिंग किस तरह से आपको पता ही है। वहीं भूटान जैसे छोटा सा देश, उसकी जो रैंकिंग ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी आगे है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है, जहां पर अभी धूप खिली हुई है। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन को लेकर ये रिपोर्ट है। जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि इस तरह का जो हमारा ये लाइन है, सबका साथ सबका विकास, वो नहीं सुनिश्चित हो पा रहा है। तो हम ये हमारे जो पॉइंट है ना, ये सारे हमारे सिलेबस के ही पॉइंट है। आतंकवाद, कट्टरपंथ, रूढ़िवादी विचार, सांप्रदायिकता, लोकतंत्र भविष्य में कहाँ जा रहा है? अंधकार की ओर जा रहा है इन सबके कारण। तो धूप खुली हुई है, इन सभी समस्याओं का हमें समाधान करना है। एआई, चैट जीपीटी, इससे क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट, नीड क्या है? स्किल, क्वालिटी एजुकेशन, मार्केट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाए, वो मैच करती नहीं है। जो स्किल हम ले रहे हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग मैच कर ही नहीं रही है। अब तीसरा इससे देखो, हर, शायद ये फोर्थ है, हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। तो
मतलब पहले आप पढ़ो, पॉज करो और आप सोचो आपके सामने कौन कौन से चीजें आपको याद आ रही, कौन सा सामने आ रही हैं। जैसे महावीर स्वामी आपको कभी भी गुस्से में नहीं मिलेंगे, उनके फेस पे हमेशा आपको स्माइल मिलेगी। मदर टेरेसा ये चुनौतियों वगैरह से घबराते नहीं है, सीधे मतलब उनका डट कर सामना करते हैं मुस्कुराकर। ऐसे ही जब हमारा चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ था तो सभी लोगों के सामने एक दुख जैसा वातावरण क्रिएट हो गया था, लेकिन उसी समय अ, हमारे देश के जो पीएम थे उन्होंने मुस्कुराहट के साथ उस चुनौती का सामना करते हुए वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया, और आज हम उसको चंद्रयान 3 की सफलता के माध्यम से समझ ही सकते हैं कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अब देख लो हैप्पीनेस रैंकिंग में भूटान की जो रैंकिंग आई है, तो भूटान एक छोटा सा देश है, लेकिन जब वो कोविड-19 महामारी आई तो किस तरह से उन्होंने उस स्थिति से निकला, जबकि वहां पर इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो किस रीजन से वो उस कोविड-19 जैसी स्थिति से अपने आप को बचा पाया, तो वो हम बता सकते हैं इसको बताकर हैप्पीनेस इंडेक्स। वहां पे मानव संसाधन, मानव को संसाधन समझा जाता है, मानव को प्राथमिकता दी जाती है, मानव को संसार में देखा जाता है। चलो अब हम हमारा ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे 10-12 पेज नहीं लिख रही हूँ, मैं बस आपको सिखा रही हूँ किस तरह से एंड करना है, किस तरह से स्टार्टिंग करना है, किस तरह से हमें कहानी लिखनी होती है। 10-12 पेज का ऐसे लिख के क्या करोगे, बुक मिल जाती है मार्केट में, ले आओ। अब जिस तरह से मैंने पहले वाली वीडियो अपलोड करी, तो उस तरीके से आपको वो पॉइंट इन्हीं ऐसे में आके ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आपका वो मटेरियल और भी ज्यादा अपडेटेड हो जाएगा, और आपके मार्क्स आप ऐसे में 140 150 की समथिंग स्कोर कर पाओगे। फिर अभी से आपको 10-10 12 पेज के मैं एक एक ऐसे लिख के दे दूं, आप ठीक है उनको याद भी कर लो, आप लिख के भी आ जाओ, लेकिन फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि रिसेंट की जो घटनाएं हो रही हैं वो आपने उसमें ऐड ही नहीं की। इसलिए बस आपको थोड़ा समझाने के पर्पज से थोड़े थोड़े ऐसे 3 से 4 पेज में लिखे हैं, ताकि आप इसमें फिर जैसे मैं इस तरह से आपको सिखाती रहूं, आप उन्हीं पॉइंट को इनमें ऐड करते रहो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली भी होती है। जैसे बेहतर से बेहतर कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इन पंक्तियों का एक्सप्लेन करो। प्रस्तुत पंक्तियां दिए गए कथन में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से भी बेहतर कार्यप्रणालियां होती हैं को प्रतिबिंबित बिंबित करती है। सभ्यता के आराम से ही इस संसार में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। नहीं कहा जा सकता कि दुनिया में एक ही चीज अपरिवर्तनीय है, वह है क्या? परिवर्तन। तो परिवर्तन तो होना ही है। तो जब जिस तरह से परिवर्तन आता जाएगा तो हमें जो और भी कार्यप्रणालियां जो बेहतर है वो भी सामने आएंगी। इस अपरिवर्तनीय परिवर्तन ने मानव को एक तरफ पहिए के आविष्कार से 5G के चमत्कार का सफर तय करवाया है, वहीं दूसरी ओर बैलगाड़ी की यात्रा से हाइपरलूम की ओर अग्रसर हुआ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कोई कितना भी परिपूर्ण क्यों न हो, उसमें सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। इस संदर्भ में अपरिहार्य हो गया है कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली होती है। आज जो हमें सर्वोत्तम लग रहा है, क्या पता 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो हमें नहीं लगे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सिंधु घाटी की नगर नियोजन सर्वोत्तम को दर्शाती थी, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तो सड़क किनारे बनी नालियां भी ढकी होती थी। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नगर नियोजन में अत्याधुनिक तकनीकें जैसे सीसीटीवी आदि को वांछनीय बना दिया गया है। अंधविश्वास से वैज्ञानिक मनोवृत्ति संचार का होना यथा सामान्यतः मध्यकाल के कन्यावध बाल विवाह दहेज प्रथा को ठीक समझा जाता था। कालांतर में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का संचार हुआ और कन्यावध से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाल विवाह तथा दहेज प्रथा से विधवा विवाह पुनर्विवाह की ओर वर्तमान सामाजिक संस्कृति मनोवृत्ति अग्रसर हुई है। तो जब मैं ऊपर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, आपको कम से कम समझ में आने लगता है कि हाँ हम इस एस्से में क्या करने वाले हैं। तो उन्हीं पॉइंट को आप किस तरह से पंक्तियों में पिरोया जाता है वो सीखते हो। सम्राट अशोक का युद्ध विजय कभी सर्वोत्तम माना जाता था। कलिंग युद्ध के बाद उन्हें हृदय परिवर्तन से युद्ध विजय में धम विजय तत्कालीन समय में सर्वोत्तम से बेहतर कार्यप्रणाली प्रतीत होती है। वही मुगल सम्राट का प्रमुख धर्म इस्लाम को अकबर द्वारा दीन इलाही जो सभी धर्मों का सार था में बदल गया। फलतः हम देख सकते हैं कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से भी बेहतर कार्यप्रणालियां होती है।
सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से देखो तो सभ्यता के प्रारंभिक दौर में रोटी, कपड़ा, मकान का होना सर्वोत्तम जीवन पद्धति माना जाता था, परंतु आज स्वच्छ पर्यावरण, गरिमापूर्ण जीवन इनको सर्वोत्तम माना जाता है। परिवर्तन केवल संसार का नियम नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परिवर्तन के अभाव में आई जड़ता एक जीवंत हृदय की सबसे भयावह शत्रु है। शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के तौर पर संदर्भित किया जा रहा है, परंतु लोकतंत्र में ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, पंचायती राज आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में सरकार की प्रगतिशील व दूरदर्शी सोच से प्रशासन आपके द्वार, न्याय आपके घर जैसी पहले तथा ऑनलाइन शिकायत, ई कोर्ट आदि बेहतर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। तो अगर आपको ऊपर थोड़ा कम भी समझ में आया ना, तो आपको अब तो ये पढ़कर तो समझ में आने लगेगा ना और भी अच्छे से। आजादी के तुरंत बाद योजना आयोग का गठन हुआ, परंतु आज योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। जहां योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा वन साइज फिट फॉर ऑल योजना का निर्माण करती थी, वही नीति आयोग पंचवर्षीय एजेंडा के साथ साथ क्षेत्र विशेष, समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर वंचित वर्गों के लिए अलग अलग योजनाओं का निर्माण करता है। योजना आयोग तत्कालीन समय में सर्वोत्तम था, जबकि वर्तमान समय में नीति आयोग सर्वोत्तम है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक समृद्धि को सर्वोत्तम समझा जाता था, तत्पश्चात विकास को सर्वोत्तम समझा जाने लगा, परंतु वर्तमान बदलते परिदृश्य में चहुमुखी विकास, बहुमुखी विकास, समावेशी विकास की कार्यप्रणाली को सर्वोत्तम माना जाता है। अब उसी तरीके से आज डीबीटी, पहले ये कहा जाता था ना कि जितना सरकार पैसा लगाती है उसका 10 पैसा ही लोगों तक पहुंच पाता है, लेकिन आज डीबीटी के माध्यम से उसको सही से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पर्यावरणीय इंडस्ट्री से देखें तो कभी पारंपरिक ऊर्जा, तो वही मैंने बताया, पारंपरिक ऊर्जा से अब नवीकरणीय ऊर्जा। पंचामृत लक्ष्य, मिशन लाइफ, वही मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था। कृषि क्षेत्र में मैंने आपको बताया समावेशी विकास। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो तत्कालीन समय में, ये लाइन को पढ़ना, वहां पर एक्सप्लेन नहीं हुआ है ये वाला पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो तत्कालीन समय में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता P5 चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को दर्शाता। नहीं कर दिया मैंने, पहले कर दिया एक्सप्लेन, कोई नहीं, पढ़ लो फिर से। परंतु बदलते वैश्विक परिदृश्य में P5 का विस्तार अपरिहार्य हो गया है, जिसमें भारत समेत अन्य विकासशील देश तथा ब्राजील को भी स्थायी सदस्यता की मांग उठ रही है। यह मांग सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली को ही संदर्भित कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर जोर था। पुलिस सुधार के साथ साथ प्रशासनिक सुधार समय की मांग है। साथ ही आतंकवाद जैसी ज्वलनशील मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति जैसी बेहतर कार्यप्रणालियां न्याय निर्णय की दिशा में, कभी आईपीसी को सर्वोत्तम माना जाता था, परंतु आज इसकी प्रकृति बदल रही है। भारतीय दंड संहिता से इसे भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। रिसेंट में मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था। बहुत सारे कानून जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, उन्हें उसे विधि आयोग की सलाह पर निरस्त किया गया है। ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव विकास के सर्वांगीण व सतत विकास के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणाली हमेशा मौजूद होती है, लेकिन इसके लिए सकारात्मक प्रयासों के साथ साथ आधुनिक तकनीकी व नवाचारों की भी आवश्यकता है। मैं हवा की दिशा नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने नाव के पालों को हमेशा अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समायोजित कर सकता हूँ। किसने लिखा है ये? जिमी डीन। तो किसी भी कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोटेशन से आप एंड भी कर सकते हो, ये हम इसमें सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। बिन प्रयासों के कहाँ कुछ मिलता है, जिंदगी यूं ही गुजर जाती है खुद के बनाए सांचों में। थक जाना और फिर हार कर सो जाना आसान है, मुश्किल तो अपनी जिद को और जिद्दी बनाना। एक बात और ध्यान रखना, इसको 4 से 5 बार आपको सारे जो निबंध है वो पढ़ने हैं, तभी जब 2024 का मेंस के एस्से का हम 2024 के मेंस का एस्से का जब एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ चीजें और भी ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। इसलिए आपको इसकी कम से कम रीडिंग लगाना 4 से 5 बार बहुत जरूरी है, ताकि जब हम सोचें पहले उस एस्से की पंक्ति को पढ़ते हुए ब्रेन स्टॉर्मिंग करें उस 10 से 15 मिनट में, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सोच सकें और आपको जो डर है एस्से को लेकर वो खत्म हो सके। हम सारे टाइम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते रह जाते हैं, जबकि इसका भी तो वेटेज 250 मार्क्स का है ना, तो इसलिए 4 से 5 बार इसको जरूर पढ़ना। पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर ही देती हूँ। उपयुक्त पंक्तियां साहस की भावना के लिए प्रेरित करती है। ये बात सही है कि जहाज का निर्माण बंदरगाह के सुरक्षित रहने के लिए हुआ है, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे जहाज की। हम इन पंक्तियों से समझिए क्या है इस एस्से की जो लाइन है। उपयुक्त पंक्तियां साहस की भावना के लिए प्रेरित करती है। ये बात सही है कि आज जहाज का निर्माण बंदरगाह में सुरक्षित रहने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जहाज का निर्माण विस्तृत फैले सागर पर लंबी यात्राओं के लिए हुआ है। आइए इसको सही कर लेना। आइए
अब विषय की गहराई में उतरते हुए विषय के विभिन्न पहलुओं को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम जहाज को एक व्यक्ति, समाज या देश मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे एक व्यक्ति के जीवन की तुलना जहाज के साथ की जा सकती है कि जब तक व्यक्ति अपनी जहाज के आरामदायक स्थिति से निकलकर, मैंने बताया था ना वह व्यक्ति, वो सभी व्यक्ति अपनी आरामदायक स्थिति से निकलकर जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए साहस व धैर्य की भावना रखते हुए प्रयास नहीं करते, अगर नहीं करते तो उनका जीवन भी महत्वहीन होकर रह जाता। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जब जब मानव ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर परिस्थितियों का मुकाबला किया है, उनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसी तरह जहाज की तुलना हम किसी भी समाज व देश से कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी समाज या देश विभिन्न परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए महान बनता है। तो इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जब जब मानव ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर परिस्थितियों का मुकाबला किया है, उनका नाम आज बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो जब मैंने आपको ऊपर ये सब दिखाया, ये सारे एग्जाम्पल, ये इसीलिए थे। इनको हम आगे अब धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब शुरू करते हैं। हाल ही में रिलीज भारतीय सिनेमा की एक फिल्म ताली एक ऐसी ही व्यक्तित्व की कहानी है जो न केवल अपने जीवन को नए मुकाम पर ले जाती है, बल्कि उस वर्ग से जुड़े हुए सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता के साथ कानूनी हक भी दिलाती है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की श्री गौरी सावंत की, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के साथ साथ ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए भी काफी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका, जिनके आधार पर ट्रांसजेंडर वर्ग को थर्ड जेंडर का कानूनी हक मिला, इनके ही प्रयास से जो ट्रांसजेंडर है उन्हें थर्ड जेंडर का कानूनी हक दिलाया गया। श्री गौरी सावंत यदि साहस व नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाती तो आज भी थर्ड जेंडर को उनके मूल अधिकारों से वंचित ही रहना पड़ता। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को देश समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उदाहरण के लिए भगत सिंह, राजगुरु जैसे वीर पुरुषों के बलिदान को कौन भुला सकता है। ऐसे महान लोग चाहते तो केवल अपने खुशियों के लिए कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साहस और निडरता की भावना दिखाते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही उदाहरण हमें वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलते हैं, जहां लोगों ने अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़कर महान कार्य किए हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला। तभी मैंने वो सारी जो फोटोज हैं वो आपके सामने लगाई थी, और आपकी उससे पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होती है। प्रेरणा स्रोत एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स एक औसत छात्र थे। अपने करियर में कई बार असफल हुए, उन्हें उनकी कंपनी से निकाला गया, लेकिन वह 21वीं सदी के सबसे महान दूरदर्शी लोगों में से एक बन गए। 2 लोगों से $2 बिलियन की कंपनी तक पहुंचना कोई केक वॉक नहीं था, बल्कि जोखिम उठाने का साहस और उत्साह था। तो इतने, ये जो मैंने आपकी जो फर्स्ट लेक्चर लिया, इससे फिर सेकंड लिया, तो देख रहे हो इन्हीं को हम किस तरह से बस पंक्तियों को घुमा देना है एस्से के अकॉर्डिंग। तो लिख हम उन्हीं का एग्जाम्पल रहे हैं, बस हमने जिस तरह से एस्से पूछा उसी तरह से लिखने का तरीका चेंज कर दिया। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक काफी नीचे रही। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में महिलाओं को पुरुषों के सामने अवसर नहीं मिलते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा कारण महिला सुरक्षा है। अब रिसेंट घटना जो हुई, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती है जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा की जाती है। अक्सर परिवारों का भी ये मानना है कि महिलाएं घर पर ज्यादा सुरक्षित है, बाहर नहीं है। इस कारण उन्हें सभी प्रकार की आजादी और समानता से वंचित कर दिया जाता है। अगर हमेशा देश की आधी आबादी को शिक्षा और कार्य की आजादी नहीं मिलेगी और सुरक्षा कारणों से घर में ही कैद होकर रह गई, तो हमारे देश का जो वास्तविक सबका साथ सबका विकास सपना कैसे संभव हो पाएगा। अब निबंध के दूसरा आयाम पर बात करें तो ये बहुत जरूरी है दूसरा आयाम लिखना। तो जहाज बंदरगाह पर आता क्यों है, क्यों वह वहां थोड़ी देर के लिए रुकता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में भी अनेक समस्याएं आ सकती है। उन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति थोड़े समय के लिए रुकता है, अपनी रणनीति बनाता है, संसाधन जुटाता है और फिर एक लंबे संघर्ष के लिए जहाज की तरह लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। हमने देखा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की रणनीति, जहां पर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन का सफल बनाया। इन आंदोलन की रणनीति से यही था कि लगातार संघर्ष करें, बीच में विराम करें, फिर संघर्ष करें, और इसका परिणाम यह हो कि 1947 से भारत आजाद हुआ। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। जिस प्रकार जहाज को विशाल समुद्र में यात्रा करने के पहले बहुत सारे इंजीनियर्स के द्वारा उसकी सभी दृष्टिकोण से जांच की जाती है, साथ ही उसके अनुसार उनमें सुधार किए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जहाज की यात्रा आसान नहीं होती। सागर में कई बार विशाल चक्रवात और सुनामी जैसी घटनाएं होती है जिनसे जहाज को लगातार मुकाबला करना पड़ता है।
तो हमारे सामने भी विभिन्न परिस्थितियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें भी उसका सामना करने के लिए तो कुछ देर रुकना भी पड़ता है। उसी दृष्टिकोण से हमारे समाज रूपी जहाज को तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भी भूमिका होती है, जैसे सरकार, मीडिया, आमजन, इन सभी की ये भूमिका होती है कि हमारे समाज में जितनी भी व्यवहारिक समस्या है उन पर बात करें। ये जो समस्या, ये घटना हुई, इस पर बात की जाए, उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये निर्भया हुआ और अब ये केस हुआ तो ये आगे ना हो। जैसे वर्तमान में समलैंगिक विवाह का मुद्दा प्रमुख है। एक तरफ समाज इसके खिलाफ है, लेकिन हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि किसी एक व्यक्ति के भी मूल अधिकारों का हनन न हो। तो इन मुद्दों पर हमें उदार रवैया अपनाना होगा। इन सभी समस्याओं के प्रति साहस की भावना दिखाते हुए हमें अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग के लिए साथ देना होगा। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल एक सुरक्षित जीवन जीना नहीं है, अपितु अपनी आरामदायक स्थितियों से बाहर निकलकर मानवता की समस्याओं का व्यवहारिक हल निकालना है। अतः न केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बल्कि सामूहिक रूप से भी वर्तमान की सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण देश हमारा परिवार है। अतः कहा जा सकता है कि समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यदि हम भविष्य की सभी संभावनाओं के प्रति तैयार है तो हमेशा के लिए हमारे समय को हम अच्छा ही बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर मेहनत, समर्पण, लगन, साहस, धैर्य व आत्म अनुशासन से कार्य करना होगा। हमें जीवन की कुछ निश्चित असफलताओं को, दुखों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही असीमित आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने कोटेशन से इसको निबंध का एंड करा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कोटेशन है ये। एक और ऐसे देखो, अब छप्पर मरम्मत करने का सही समय होता है जब धूप खिली हुई हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कबीरदास की ये पंक्तियां हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद हम इस लाइन से जो समझे उसको डिफाइन करेंगे। तो ऊपर तो आप उसको एक्सप्लेन कर देना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम विषय को विभिन्न पहलुओं से समझने का प्रयास करते हैं कि आने वाले बुरे वक्त का हम समय पर प्रबंधन कर सकते हैं। यदि हम आने वाले संकट के लिए पहले से तैयार नहीं है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या आने वाले संकट को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। आइए अब इन विभिन्न पक्षों के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब धूप खिली हुई होती है तभी छप्पर मरम्मत करने का सही समय होता है। अभी हम आजादी का जश्न मना ही रहे थे कि 1962 में चीन ने भारतीय सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। इस समय हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे पास सैन्य व रणनीतिक तैयारी नहीं थी। इसलिए भारत के मुकाबले चीन का पलड़ा भारी रहा। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध से सीख लेकर हमने अपनी सैन्य व रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि की, और इसका परिणाम यह रहा कि 1965 व 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की मजबूती देखी गई। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक काफी नीचे रही। उसका बड़ा कारण महिलाओं को अवसरों में कमी रहा। साथ ही आए दिन महिलाओं के साथ हिंसा, अत्याचार जैसे मामले देखने को मिलते हैं। यदि समय रहते इन मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो हमारे देश का सतत विकास, समावेशी विकास का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा। हालांकि हमारी सरकार के द्वारा समय समय पर लैंगिक समानता के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना। तो हमें एक तरफ तो ये भी बता रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम वो भी इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक तरफ तो जो प्रॉब्लम है वो भी बताई और हम क्या कर रहे हैं हम वो भी बता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट में बताया गया कि यदि वर्तमान कार्बन उत्सर्जन की दर को कम नहीं किया गया तो इसके विनाशकारी प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। हाल ही में उत्तरी भारत में भारी वर्षा, बाढ़, आर्कटिक में ग्लेशियर का पिघलना, यूरोप की हीट वेव आदि नकारात्मक प्रभाव भी नजर आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक प्रयासों जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक तापन व कार्बन उत्सर्जन के मुद्दों को सुलझाया का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन लाइफ, कोविड-19, इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। खाद्य संकट रिपोर्ट पढ़ लेना आप, पहले मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे समझाने लायक। ये पढ़ो। आज वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण आत्महत्याओं में वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक दबाव, नशे की प्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जाता तो हम एक खुशहाल भविष्य से वंचित रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान जैसा छोटा सा देश अव्वल नजर आता है, क्योंकि वहां के परिवार व समाज में खुशियों को सर्वोच्च मानक माना जाता है। परिवार व समाज में खुशियों को सर्वोच्च मानक माना जाता है। हमारे देश में भी शिक्षा पाठ्यक्रम में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं हमें वो भी बताना है। प्रॉब्लम तो बताना है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो भी बताना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में बताओ कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। तो इस तरह से ये जो सपना है हमारा किस तरह से पूरा हो पाएगा।
प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रशासन की जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित कर रहा है। एसी का है। आज वैश्विक स्तर पर कई घटनाएं ऐसी हो रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, जैसे आतंकवाद, कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता, विचार अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देना आदि। यदि समय रहते सामूहिक रूप से इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो लोकतंत्र का भविष्य अंधकार की ओर चला जाएगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के वैश्विक प्रयासों से संपूर्ण विश्व एकजुट होकर वैश्विक शांति व लोकतंत्र को बचाने हेतु प्रयासरत है। वही चैट जीपीटी स्किल दो लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे वरना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया मिशन, कौशल विकास कार्यक्रम, लेकिन इनको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब इसी तरह से ऐसे हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट चुनिंदा साधन है। जैसे इसको पढ़ो अब। महात्मा बुद्ध के अनुसार जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके, और असमंजस की स्थिति में भी इंसान अगर शांति और मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। मुस्कुराहट हृदय को शीतलता प्रदान करती है, आंखों को चमक प्रदान करती है, चेहरे को प्रकाश प्रदान करती है। एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मुस्कुराहट ऐसे में दिया गया है, और मन को शांति प्रदान करती है। एक बार एक रिपोर्ट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा था, चाहे मिशन असफल हो या सफल, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, मुस्कुराहट उनके इंजीनियरों, वैज्ञानिक जूनियर्स को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आने वाली चुनौतियों से बहादुरी से निपटने में मदद करते हैं। तो इस तरह से लिखना है आपको। अब देखो, जब चंद्रयान 2 का उसके सफर के आखिरी पड़ाव में इसरो सेंटर से संपर्क टूट गया तो वैज्ञानिक ही नहीं पूरे देश में भारी निराशा का माहौल था। उस पल को भला कोई कैसे भूल सकता है जब इसरो के तत्कालीन प्रमुख शिविन की फूट फूट कर रो पड़े और प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाकर पीठ सहलाते हुए सांत्वना दे रहे थे। उस वक्त चारों ओर असमंजस की स्थिति और अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तब 7 सितंबर 2019 को सुबह सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो में ही वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करते हुए कहा था कि हमें पीछे मुड़कर निराशा की तरफ नहीं देखना है, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे, और आज उसी मुस्कुराहट और आशा के साथ आगे बढ़ने का परिणाम ही हम चंद्रयान 3 की सफलता की खुशियां मना रहे हैं। कोरोना वायरस, वही भूटान वाला एग्जाम्पल। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया को कई तरह से उलट पुलट कर दिया, जिसका न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक संबंधों पर भी भयानक प्रभाव पड़ा। यहाँ हम छोटे से देश भूटान की बात कर रहे हैं, जहां 7,70,000 की आबादी पर केवल 337 चिकित्सक हैं, और इसकी सीमा 2 देशों चीन और भारत से लगती है, जो महामारी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे, और फिर भूटान महामारी से बहुत कम प्रभावित हो। क्यों? सोचो क्यों कि 7,70,000 की आबादी, उसके बाद चिकित्सक सिर्फ उन पर 337, फिर भी भूटान इस बीमारी से बहुत कम प्रभावित हुआ। तो भूटान की सफलता का श्रेय उनकी खुशियों के मान को, प्रभावी नीतियों, अच्छे संचार और मजबूत विश्वास के कारणों को दिया जा सकता है, क्योंकि जो लोग खुशियों के साथ जीना जानते हैं किसी भी असमंजस की स्थिति को पार कर लेते हैं। वास्तव में किसी भी समाज और देश की सफलता के लिए उनकी जनसंख्या खुश और स्वस्थ होनी चाहिए। तो जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो सिर्फ ये मत देखो भारत की रैंक क्या है। इस तरह से हम अपने निबंध जीएस के पार्ट में उस चीज को यूज करते हैं। सिर्फ रैंकिंग मत देखो, वो और जो एग्जाम होते हैं ना उनको उसमें रैंक याद करने दो। यूपीएससी रैंक से उसको मतलब नहीं है, वो रैंक जो कम आ रही है क्यों आ रही है, किसी और की अच्छी आ रही है, उस पर ध्यान दो। भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा कहती थी कि हमें एक दूसरे से इस तरह से प्रेम करना चाहिए जैसे ईश्वर हम सबसे करता है, तभी हम विश्व में, अपने देश में, अपने हृदय में शांति ला सकते हैं, और शांति एक मुस्कान के साथ शुरू होती है। एक स्टोरी सुनो। एक व्यापारी बुद्ध से बहुत नाराज था। उसे लगता था कि उसके बेटे एक ऐसे आदमी से शिष्य बन चुके थे जो कुछ भी नहीं करता। गुस्से में व्यापारी बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध के मुंह पर थूक देता है, लेकिन बुद्ध आंख खोलकर मुस्कुरा देते हैं। वो व्यापारी उसी गुस्से से वहां वापस भाग जाता है, मगर बुद्ध की तो वो आंखें, उनकी मुस्कुराहट उसका पीछा नहीं छोड़ती। दूसरे दिन सुबह ही बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बुद्ध की मुस्कुराहट ने उस आदमी की सभी अस्पष्टताओं को दूर कर दिया। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हमें कहा जा सकता है कि किसी भी असमंजस स्थिति से बाहर निकलने के लिए मुस्कुराहट, विनम्र स्वभाव, करुणा आदि को जरूरी है। साथ ही अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल, भावनात्मक समझ, सब एथिक्स के वर्ड हैं ये, अनुसार सोच समझ कर निर्णय लेता है तो वह किसी भी प्रकार की असमंजस स्थिति से बाहर निकलकर एक सही और सटीक परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी हम किसी दुविधा में पड़ जाएं तो उस वक्त शांति और मुस्कुराहट के साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें।
तो जीएस में, करंट अफेयर्स में जो भी हम सारी चीजें पढ़ते हैं उसका हम किस तरह से ऐसे में यूज करते हैं, अब आप अपने पढ़ने का नजरिया भी चेंज करना। वो कैसे समझ में आएगा? अगर आप बिगनर हो तो आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा 4 से 5 बार। तो अब आप इसको पढ़ के और अपने जो भी चीजें पढ़ते हो ना, कुछ भी एक्स वाई अगर जेड पढ़ रहे हो, तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं इसको कहाँ पर यूज में लूंगा, ये हमारे सिलेबस में कहाँ पर यूज में होगी। और अगर आपको ये लगता है कि ये इस न्यूज का कोई यूज नहीं है तो आप उसको मत पढ़ो, छोड़ो उसको वहीं। अगर आप कुछ भी चीज ऐसा पढ़ रहे हो जिसका आप यूज में करना नहीं जानते कि मैं इसका यूज कहाँ करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, तो आप इस चीज को मत पढ़ो। तो अब आप जो भी कुछ पढ़ो तो अपने सोचने के तरीकों को बदलना कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से सोचना है।